नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। मैं हरीश शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ब्राइट ब्रेन पर। साथियों, आज हम संगणक भर्ती परीक्षा 2023 सांख्यिकी विषय जो हमारा है स्टैटिस्टिक्स कंटिन्यू क्लासें हो रही है, इसमें आज हम विषमता की बात करेंगे। मैंने यहाँ अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा है, उस पर आप व्हाट्सअप, अगर कोई क्वेरी है, कुछ पूछना हो आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप व्हाट्सअप डाल सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 6375619379 63 756 19 379। ये व्हाट्सअप नंबर है हरीश सर विषमता। अब हम शुरू करते हैं अपने आज की क्लास को प्रॉपर तरीके से। सर्वप्रथम तो ये विषमता है क्या, अर्थ देखिए। पिछली क्लास में हमने अपकिरण के मापों का अध्ययन किया था। मैं फिर आपको किसी भी समंकमाला में कुछ विशेषताएं होती है 3-4, जिसके लिए कुछ जो हमारे स्टैटिस्टिकल टूल है, सांख्यिकी रीतियां हैं, उनका उपयोग होता है। जैसे ये एक आपकी समंकमाला है, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए, ये इसमें वैल्यूज़ दी है। अगर आप में इसको, यदि आपसे ये पूछा जाए या हमें ये अध्ययन करना हो कि इस समंकमाला में एक ऐसी जगह बीच में जहाँ सबसे ज़्यादा मूल्य पाए जाते हैं, एक सकेंद्रण हो या एक केंद्रीयकरण हो, किसका, समंकों का, चरों का, वो हमें कौन बताता है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। अपकिरण हमें क्या बताती है, अपकिरण बताती है इस पूरी समंकमाला का फैलाव, बिखराव, कि जो वैल्यूज़ हैं, जो चर हैं, वो पूरी समंकमाला में कहाँ कहाँ फैली गई है, उसका पूरा का पूरा विस्तार कितना है, और जो हमारा सांख्यिकी माध्य है उसकी औसत दूरी कितनी है प्रत्येक मूल्य से, ये हमें कौन बताता है, अपकिरण बताता है। अब केवल इतने से काम नहीं चलता। विषमता हमें क्या बताती है, विषमता बताती है जो ये समंकमाला है। अब देखिए, जब ये सीरीज है, इसे हम यदि एक चित्र पर प्रस्तुत करें तो या तो ज़रूरी नहीं है कि प्रॉपर, मतलब शुरू से जो चर हैं, वैल्यूज़ हैं, वो उसी क्रम में बढ़े और उसी क्रम में घटे। यदि ऐसा है कि वो बराबर अंतर से बढ़ रही है और फिर जिस हिसाब से बढ़ रही है उसी हिसाब से वो घट रही है, तब तो हम क्या बोलेंगे, विषमता नहीं है, मतलब सम्मित बंटन है वो। तो विषमता बताती क्या है, विषमता है क्या, विषमता सम्मितता से हटना ही विषमता है। असम्मितता जब श्रेणी में आ जाती है तब हम ये कह सकते हैं कि इस समंकमाला में विषमता है। अब विषमता बताती क्या है, सम्मितता से हटना विषमता है, असम्मितता की ओर जाना विषमता है। अब विषमता से हमें पता चलता है आवर्ती बंटन जो हमारा है, चरों का आवर्ती बंटन है, वो किस प्रकार वक्र बना रहा है। देखिए, ये मान लीजिए आपका श्रेणी है, ये बीच पॉइंट है, ये यहाँ, यदि बीच पॉइंट पे यूं यहाँ से यूं जाके ये बीच पॉइंट से ऐसे फैला, पूरा बीच में से इसने यदि काट दिया, इस प्रकार की यदि मेरी श्रेणी बन रही है, तब मैं क्या कहूँगा, विषमता नहीं है। इसकी खासियत क्या होगी, यहाँ आपका समांतर माध्य है सबसे नीचे, यहाँ x बार होगा, यहाँ माध्यिका होगी, यहाँ बीच में माध्यिका होगी, और यहाँ आपका z होगा बहुलक। ये तीनों के तीनों बराबर होंगे। इन्हीं को मैं पूरा का पूरा एकदम आपको एनालाइज करके बताऊंगा कि बनेगा कैसे, कैसे जांच करेंगे। फॉर्मूले सारे इसी से बने हैं, आपको केवल ज़्यादा परेशान होना ही नहीं है, केवल इसमें इतना समझना है कि सम्मितता से हटना क्या है, विषमता। तो यदि इस प्रकार का मेरा वक्र बन रहा है, बीच में से बराबर एकदम, मतलब माध्यिका दो भागों में विभाजित बराबर करेगी। अब अगर माध्यिका के बराबर ही मेरा बहुलक और समांतर माध्य है, तो विषमता कहाँ है, श्रेणी में है ही नहीं, सम्मित बंटन है पूरा। क्योंकि देखिए, ये ऐसे ऐसे आवर्तियां बढ़ी, फिर ये एकदम इसी अनुपात में गिर गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो विषमता का जो अर्थ मैं बात कर रहा था, विषमता का अर्थ ही यही है। विषमता हमें किसी भी समंकमाला या श्रेणी जो है उसमें सम्मितता से हटने का माप बताती है कि झुकाव किधर है, जो हमारे वैल्यूज़ हैं, वो जो हमारा मध्य भाग है, केंद्रीय भाग है, उससे किधर हट रही है, वो मतलब धनात्मक है या ऋणात्मक है, मतलब दाएं भाग की साइड है या बाएं भाग की साइड है। अब इसी में विषमता के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो फॉर्मूलाज है, वो सारे इस एक डायग्राम पे डिपेंड है, सारे के सारे।
समझाता हूँ आपको कैसे। आप इस डायग्राम को थोड़ा सा अगर आपने नोट नहीं किया है तो प्लीज़ आप अभी भी इसको नोट कर लें, थोड़ा समझ लें। इस एक चित्र में पूरी विषमता छुपी है, पूरी विषमता इस एक चित्र से क्लियर हो जाएगी, उसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा विषमता का। तो आप इस पर पूरा फोकस करें। अर्थ हो गया, विषमता क्या है बता दिया मैंने आपको कि विषमता जो हमारा है, विषमता समंकमाला का जो स्वरूप है, रूप है, आकार है, वो बताती है कि हाँ घंटीकार समंकमाला जो हमारा मतलब यूँ कहें समंकमाला का जो प्रेजेंटेशन है, जो हमने समंकों का प्रेजेंटेशन किया है वो एकदम बराबर है। उसका रूप और आकार श्रेणी का कौन बताता है? विषमता बताती है। रचना का आभास कौन बताएगा? सामूहिक रूप से अगर हम औसत दूरी देखें तो अपकिरण। विषमता बताएगी क्या? आकार, रूप बताएगी। चलिए ये तो हो गया अर्थ। अब ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जाएंगे, अब हम पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड। सम्मित, असम्मित। सम्मित और असम्मित का मतलब, सम्मित जो है, सम्मित बंटन ये कहता है या सम्मित आकार जहां विषमता का अभाव है। प्रॉपर चल रहा है? ठीक है। सम्मित बंटन हमें उसमें विषमता नहीं है। तो असम्मित, तो कहने का मतलब ही क्या है? विषमता होगी ही वहां जहां मेरा बंटन, जहां मेरा श्रेणी का आकार असम्मित होगा। इज दैट क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं विषमता के प्रकार। मैं इस चित्र से क्लियर कराऊंगा, अब नोट कर लेना भाई सारे के सारे, ये क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। सबसे पहले धनात्मक, फिर ऋणात्मक। धनात्मक विषमता क्या होगी? धनात्मक विषमता होगी दायां हाथ। इसको ऐसे शॉर्टकट याद कर लो कि जब हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो कहते हैं ना कि रे भाई दाहिने हाथ से ले, जीवने हाथ से ले, करते हैं ना ऐसे। तो अगर धनात्मक है तो दाहिनी साइड झुकाव होगा। किधर होगा झुकाव? है राइट साइड। हम अच्छे काम राइट हैंड से ही करते हैं ना भाई, कहते हैं ना कि भाई तिलक लगाते हैं और करते हैं। तो ये सारे के सारे जो शुभ कार्य हैं ये केवल अपनी स्टडी तक है भाई, इसको बाकी और किसी चीज़ से मत जोड़ना आप, केवल आपके एग्जाम्पल के लिए। तो राइट साइड अगर झुकाव है तो फिर क्या है? वो धनात्मक। लेफ्ट साइड है तो फिर क्या है? ऋणात्मक। अब होगा कैसे, उसमें चित्र कैसा बनेगा? ये बीच का चित्र बन रहा है, ये इस चित्र को ही मैं यूं कर दूं, ये बीच का पॉइंट हो गया। यदि इस प्रकार से बन रहा है, यहां ये बन गया, ये दाईं ओर झुक गया, तो ये मेरा जो पॉइंट बीच का जो सिरा है, ये सिरा यहां तो बहुलक तो शिखर पे होता ही होता है। अब इस चक्कर में अब यहां क्या होगा? समांतर माध्य का दाएं अगर ये धनात्मक विषमता है श्रेणी में, तो वहां आपको ये ध्यान रखना है, पहली बात धनात्मक विषमता कब? जब दाईं ओर झुकेगा। झुकाव वक्र का कहाँ होगा? दाईं ओर। और उसकी विशेषता क्या धनात्मक की? धनात्मक में सबसे बड़ा क्या होता है? समांतर माध्य। तो इस चित्र में तो x बार बराबर m बराबर z, तीनों बराबर होते हैं। और इस चित्र में क्या होंगे? सबसे बड़ा होगा x बार, उससे छोटी होगी माध्य का, और उससे छोटा होगा z। किसमें? धनात्मक वाले में। तो फिर ऋणात्मक वाले में क्या होगा? ऋणात्मक वाले में बिल्कुल इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। ऋणात्मक वाले में यदि हम इसको ऐसे करें तो ऋणात्मक वाले में झुकाव जो है वो दाईं ओर ना होके इस प्रकार बन जाएगा। ये ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ से यहाँ शिखर जो है इस प्रकार, देखिए झुकाव आ गया बाईं साइड। बाईं और दाईं समझते तो हो ना, ये बीच का हिस्सा, ये लेफ्ट, ये राइट, बाईं ओर है। फिर उल्टा रिलेशन। उल्टा रिलेशन मतलब समांतर माध्य सबसे छोटा, बहुलक सबसे बड़ा, और मध्य का बीच में है। क्यों मध्य का? तो बीच में ही होती है। चलिए इसका मतलब इस चित्र से आपको तीनों चित्र समझ में आ गए। धनात्मक विषमता कब होगी? जब समांतर माध्य सबसे बड़ा होगा। बराबर है तीनों मान, माध्य का बहुलक समांतर माध्य, विषमता ही नहीं है। और यदि बहुलक सबसे बड़ा है उसका मतलब क्या हुआ? फिर बहुलक अगर सबसे बड़ा है तो ऋणात्मक विषमता है। ये आपको इससे पता चल जाना चाहिए। तो धनात्मक ऋणात्मक विषमता बता दी। अब मैं आपको विषमता की जांच बताता हूँ। क्या बताता हूँ? विषमता की जांच। जो विषमता हम निकालें कैसे? एक चीज़ और कर लेते हैं पहले, उस पर भी स्टडी। अगर हमें विषमता का अध्ययन करना हो, विषमता नहीं है मतलब सम्मित बंटन है, तो समांतर माध्य, माध्य का और बहुलक तो बराबर होंगे ही। इसके साथ साथ जो विभाजन मूल्य हैं मध्य का से उनकी दूरी भी, मतलब ये मेरी श्रेणी
यहाँ आ जाते हैं, ये मेरी श्रेणी, ये मध्य का, ये 25%, ये 75%, ये Q1, ये Q3 और ये Q2 बोल दो या इसको मध्य का बोल दो। तो ये कह रहा है इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस, ये दोनों का अंतर, मतलब Q3 माइनस M बराबर M माइनस Q1। कहने का मतलब यदि तीसरे चतुर्थक और माध्यिका का अंतर माध्यिका और पहले चतुर्थक के अंतर का बराबर है, इसका मतलब श्रेणी में क्या नहीं है, विषमता विद्यमान नहीं है। यह आपको पता होना चाहिए। इज दैट क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं, ये हो गया विभाजन मूल्यों के आधार पर। अब इसी पे सारा पूरा का पूरा समीकरण बना हुआ है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, बाईं ओर दाईं ओर आपको बता दिया विषमता का, ये विषमता की जांच। उससे पहले ये मैंने आपको ये तो बता दिया धनात्मक ऋणात्मक। विषमता का जो माप है, विषमता का जो माप, इस पे आएंगे जब हम। मध्य का ये विचलन और वक्र, ये हमारे माध्यों का संबंध हो गया। विषमता की जब हम जांच करेंगे वहाँ हम अध्ययन माप, यहाँ जब विषमता के माप पढ़ेंगे प्रथम और द्वितीय, वहाँ मैं आपको बता दूंगा कि विषमता का माप जो है कितने से कितने में हो सकता है। सामान्य है तो विषमता का माप -1 से +1 के बीच में होता है। सामान्य प्रथम माप में -1 से +1, मतलब अगर प्लस में फिगर है तो धनात्मक विषमता, माइनस में फिगर आ रहा है इसका मतलब ऋणात्मक विषमता। -1 से +1 के बीच में होता है विषमता का माप सामान्यतः। लेकिन कई बार हमें कार्ल पियर्सन का जो प्रथम माप है उस पर मैं अध्ययन बाद में करूंगा, क्योंकि ये हमारा आगे का टॉपिक है। तो मैं एक बार इसको रोक रहा हूँ, यहीं कंटिन्यू यहाँ से करते हैं। माप हो गया विषमता का, धनात्मक ऋणात्मक। विषमता की जांच, अब ये इंपॉर्टेंट है भाई। विषमता की जांच हमें करनी होती है तो कैसे करें? विषमता की जांच 4 प्रकार से हो सकती है। कहने का मतलब श्रेणी जो आपकी है, समंक माला है, उसमें विषमता विद्यमान है या नहीं, इसका पता 4 तरीके से चल सकता है। किस किस से? नंबर 1 माध्यों से। किससे? माध्यों से, माध्यों का संबंध। माध्य कौन कौन से? समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। ये कह रहा हूं मैं माध्यों का संबंध। यहां मतलब x बार, माध्यिका और z, ये है माध्य। यदि ये तीनों बराबर हैं, x बार, माध्यिका और z बराबर, ये तीनों बराबर हैं, तो विषमता नहीं। नो स्क्यूनेस, नो स्क्यूनेस, अभाव, एब्सेंस ऑफ स्क्यूनेस, समता इसका, विषमता का अभाव। क्लियर? यदि समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक बराबर नहीं है, इसका मतलब विषमता है। अब बराबर नहीं है तो फिर बड़ा कौन होगा? या तो जब बहुलक होगा या समांतर माध्य। माध्यिका कभी भी बड़ी नहीं हो सकती। समांतर माध्य अगर सबसे बड़ा है और बहुलक सबसे छोटा है तो धनात्मक विषमता। बहुलक सबसे बड़ा है, समांतर माध्य सबसे छोटा है तो ऋणात्मक विषमता। प्रश्न आएंगे इनमें से, फिर बता रहा हूं मैं। यही पॉइंट है, प्रश्न आने वाले यहीं से उठाता है एग्जामिनर कि धनात्मक में कौन सा मान बड़ा होता है, या आपको दे देगा समांतर माध्य का मान, माध्यिका का बहुलक, और बोलेगा इसमें कौन सी विषमता है। आपको पकड़ना है उसकी विशेषता से कि वो मान किसका बड़ा है। या फिर आपसे विषमता धनात्मक ऋणात्मक विशेषताएं पूछेगा, या विषमता की जांच पूछ सकता है। ये जांच हो गई, तो जांच में माध्यों का संबंध हो गया पहला, तो ये चीज मैंने आपको क्लियर करवा दी है। चलिए इसको डिलीट कर देते हैं। दूसरा है मध्यिका से विभाजन मूल्यों की दूरी, मतलब ये वो वाला जो अपन ने पहले यहां किया था। यदि मध्यिका से विभाजन मूल्यों की दूरी बराबर है Q3 माइनस Q1 और M माइनस Q1, सॉरी Q3 माइनस M, मतलब तीसरे चतुर्थक और माध्यिका का अंतर और माध्यिका और पहले चतुर्थक का अंतर बराबर है। ये बराबर है अगर आपका Q3 माइनस M बराबर M माइनस Q1, अगर बराबर है तो नो स्क्यूनेस, अभाव। किसका अभाव? विषमता का। विषमता का अभाव है यहाँ, ये चीज क्लियर है। अगर इनमें अंतर है, अब वही बात यहाँ लागू होती है। अंतर अगर है, समांतर माध्य और बहुलक वो बराबर नहीं थे तो विषमता थी, लेकिन धनात्मक ऋणात्मक का पता कैसे चले? यदि माध्यिका और तीसरे चतुर्थक का अंतर मतलब Q3 माइनस Q1, यहां मैं बोलूंगा, यहां लिख रहा हूं भाई एक बार मैं, Q3 माइनस M बड़ा है M माइनस Q1 से, तो धनात्मक विषमता। समझ रहे मेरी बात? समझिए इस चीज को, समझाते हैं कैसे। आपको मैंने बताया था कि उस चित्र से सारा हो जाएगा। यही वो चित्र है, वादे पे आ रहा हूं, दोबारा उसी से पढ़ा रहा हूं। ये चित्र
यहाँ बराबर था, घंटी आकार था, तो विषमता नहीं थी। इसका मतलब इनमें अंतर भी नहीं होगा, Q3 माइनस एम और M माइनस Q1 बराबर थे, अंतर। लेकिन ये दाहिने साइड झुक गया, दाहिने साइड मतलब इधर से इधर, इधर झुकते ही समांतर माध्य क्या हो गया, यहाँ बहुलक तो सिरे पे रहेगा, माध्य का बीच में, समांतर माध्य क्या हो गया, बड़ा हो गया। समांतर माध्य बड़ा होने का मतलब धनात्मक। तो जब धनात्मक में माध्य का और जो हमारा तीसरा चतुर्थक है उसका अंतर भी पहले और चतुर्थक और माध्यिका के अंतर से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसका ठीक उल्टा, ऋणात्मक अगर बाएं साइड की झुकाव ज्यादा है तो फिर वो उधर हो जाएगा, और वही चित्र बताएगा। क्योंकि देखो आप इस चित्र को, ये आपका देखो, चलो ये बायां वाला तीसरा चित्र पढ़ लेते हैं हम। ये बाईं साइड वाला है, बायां, बाईं तरफ झुकाव है। ये कहाँ झुकाव है, बाईं तरफ। अब बाईं तरफ झुकाव होने से क्या हुआ, ये जो अंतर है ये वाला, ये माध्यिका, ये यहाँ, तो जाहिर सी बात है कि झुकाव इधर है तो फिर ये अंतर तो ज्यादा होगा ना। समझ रहे मेरी बात को, मैं वही कहना चाह रहा हूं। तो ये आ गया आपका माध्यिका से विभाजन मूल्यों की दूरी। फिर है विचलन। ये बहुत अच्छा पॉइंट है भाई, बहुत बार हर एग्जाम में जो सांख्यिकी के संबंधित है उनमें क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है, विचलन वाले का, लेकिन आप इसको समझ नहीं पाते। विचलन का ये क्या कहना चाह रहा है, सामान्यतः समांतर माध्य से विचलन कितना होता है, 0 होता है। किसका, समांतर माध्य से जब विचलन लेते हैं मूल्यों का तो उसका योग कितना है, 0, और माध्य का से सबसे कम होता है विचलन। लेकिन यदि मेरा समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों बराबर है, तीनों बराबर है, तो विचलन माध्यिका और बहुलक से भी कितने होंगे, जो विचलन है उनका योग कितना होगा, 0। जिस केस में समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक बराबर है तो विचलन जो लिए गए उनका योग तीनों से ही क्या होगा, 0, और तीनों से 0 मतलब नो स्क्यूनेस। ये चीज क्लियर है, समझ में आ रही है मेरे को बात। ये है विचलन। तो विचलन यदि 0 आ रहा है माध्यिका और बहुलक से भी, समांतर माध्य से तो 0 आते ही आते हैं जो विचलनों का योग है, माध्यिका से विचलन जो लिए हैं या बहुलक से जो विचलन लिए उनका योग भी अगर 0 आता है मतलब नो स्क्यूनेस, क्या नहीं है, विषमता है ही नहीं। यदि विचलन है, क्या है, विषमता है। विषमता की उपस्थिति विचलन पर आधारित है, ये चीज क्लियर है। अब वक्र, ये वक्र वाला मैंने आपको बता ही दिया। घंटी आकार का अगर बन रहा है, जो मंदिर का घंटा होता है ना, यूं यूं घंटी आकार का, तब तो क्या नहीं है, विषमता नहीं है। और यदि घंटी आकार का नहीं है, फैला पड़ा है दाईं ओर या बाईं ओर, इसका मतलब विषमता है। दाईं ओर है तो धनात्मक, बाईं ओर है तो ऋणात्मक। ये हो गया अपना विषमता के प्रकार, विषमता की जांच। अब मैं आपको बता रहा हूं उसके बाद जो अपना पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। विषमता जो हमारी है, उस विषमता में प्रथम माप और द्वितीय माप, इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं। तो प्रथम माप क्या है, विषमता के प्रथम माप जो है वो सीधे के सीधे सांख्यिकी माध्यों से निकाले जाते हैं। किससे निकाले जाते हैं, प्लीज एक बार चेक करना, प्रॉपर आ रहा है ना, देखना एक बार। तो इसमें विषमता का जो प्रथम माप है वो क्या है, कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन ने विषमता के प्रथम माप दिए। तो प्रथम माप मैंने आपको क्या बताया, प्रथम माप में आपको रटने नहीं है फॉर्मूले। आप सोचोगे सर x बार माइनस जेड है, फिर कई बार 3m माइनस एक्स बार, कोई दिमाग नहीं लगाना। आपको केवल ये याद रखना है कि यदि आपको सामान्य सूचनाएं दी है और उसमें डायरेक्ट माध्यों मतलब समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक, इनसे अगर विषमता निकालनी हो तो वो प्रथम माप होंगे। क्या होंगे, प्रथम माप। तो प्रथम माप हमेशा किससे निकाले जाते हैं, यहां से मैं इसको यूं ला रहा हूं टर्न करके, यूं। प्रथम माप निकाले जाते हैं माध्यों से, डायरेक्ट माध्यों से। किससे निकाले जाते हैं, डायरेक्ट माध्यों से निकाले जाते हैं, मतलब x बार z और m से। इस अब देखेंगे क्या भाई, माध्यिका से तो कोई मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि माध्यिका तो बीच में रहती है। हमें निकालना है x बार और z से। अगर x बार z और m बराबर है तब तो टेंशन ही नहीं है ही नहीं विषमता। तो विषमता मैं निकालूंगा x बार माइनस z। मैंने क्या कहा, धनात्मक विषमता है तो समांतर माध्य बड़ा होगा, बहुलक सबसे छोटा। तो समांतर माध्य और बहुलक का अंतर क्या हो जाएगा, मेरा प्रथम माप के अनुसार विषमता हो जाएगी j। इसको j से रिप्रेजेंट करते हैं, j माप है बस, ये हो गई विषमता। अब ये कौन सा माप है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि x बार माइनस j, मैंने विषमता तो निकाल दी प्रथम माप से, ये निरपेक्ष माप है या सापेक्ष माप है, निरपेक्ष माप। क्यों,
क्योंकि सापेक्ष माप तो गुणांक प्रतिशत में निकलता है। अब ये तो हो गया सापेक्ष माप, निरपेक्ष माप। मुझे यदि सापेक्ष माप निकालना है, क्यों निकालूंगा? क्योंकि मुझे तुलना करनी है अगर दो श्रेणियों की, कि कौन सी श्रेणी ज़्यादा विषम है, कौन सी कम सम्मित है, वो कंपैरिजन करना है। तो मैं निकालूंगा x बार माइनस z, इसका गुणांक ज्ञात करूंगा। गुणांक किससे ज्ञात करूंगा? प्रमाप विचलन से। तो फॉर्मूला हो जाएगा मेरा, विषमता का मुझे गुणांक निकालना है, विषमता गुणांक x बार माइनस z बटा ये प्रमाप विचलन हो गया आपका, स्टैंडर्ड डिवीजन। ये क्लियर है? ये शायद विजिबल नहीं है प्रॉपर, तो अपन इसको थोड़ा सा ऊपर रख देते हैं। विषमता का मुझे अगर गुणांक निकालना है, क्या निकालना है मुझे? विषमता का गुणांक निकालना है x बार माइनस z अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन, प्रमाप विचलन। क्लियर है? ये पहला माप है। कब? सामान्य परिस्थितियों में। वैकल्पिक रूप में कई बार मुझे z x जो हमें ये दिया नहीं जाता है, अब ये अगर मुझे नहीं दिया जाए तो फिर मैं वैकल्पिक रूप से, आपने पढ़ा होगा केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, मैंने आपको बताए, वहाँ एक वैकल्पिक सूत्र था z बहुलक की। जब मैं गणना नहीं कर सकता था, बहुलक निकाल नहीं सकता था, तो मैं क्या मानता था? z बराबर, ये मेरा z बराबर 3m माइनस, ये मेरा फॉर्मूला होता था, ये 3x बार माइनस क्या होता था? m होता था। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, क्लियर? चलिए, अब कहने का मतलब समांतर माध्य और माध्यिका के अंतर का 3 गुना, याद आ रहा है? बताया था ना, z बराबर समांतर माध्य और माध्यिका के अंतर का 3 गुना उसके बराबर होगा। किसके बराबर? बहुलक के बराबर। क्या? नहीं, समांतर माध्य और बहुलक के अंतर के बराबर। आइए वहीं पे, क्या बताया था मैंने केंद्रीय प्रवृत्ति के बाप में? समांतर माध्य और बहुलक के अंतर किसके बराबर होता है? समांतर माध्य मध्यिका के अंतर का 3 गुना होता है। तो वही तो विषमता है। यही विषमता हमें बता रहा है कि विषमता क्या निकलेगी? ये निकलेगी मेरी, ये z नहीं है, आप इसे z ना समझे, क्योंकि z का फॉर्मूला तो क्या होता है? 3m माइनस 2x बार होता है, 3 माध्य का माइनस 2 समांतर माध्य। ये तो z था, मुझे तो स्क्यूनेस चाहिए, तो स्क्यूनेस वही समांतर माध्य माइनस z, x बार माइनस z। तो x बार में से z मैंने घटा दिया, ये लो x बार माइनस z। x बार माइनस z मतलब समांतर माध्य और बहुलक का अंतर किसके बराबर होता है? वहाँ समांतर माध्य और माध्यिका के अंतर का 3 गुना, ये वहाँ से उठाया है। ये चीज़ क्लियर है? अब वही इसका अगर गुणांक निकालना हो तो वही गुणांक निकल जाएगा, x बार माइनस m गुणा 3 बटा प्रमाप विचलन, स्टैंडर्ड डिवीजन। ठीक है, अब सोचने वाली बात जो एग्जाम में आती है, सामान्यतः विषमता का माप -1 से +1 के बीच में होता है। कितना? -1 से +1 के बीच में। क्लियर? विषमता का जो मान है गुणांक का वो कितना होता है? सामान्यतः -1 से, ये विषमता गुणांक, विषमता गुणांक -1 to +1, -1 से +1 के बीच में होता है सामान्य। लेकिन यदि प्रथम माप में वैकल्पिक तरीके से मैं निकालूं, जहां मुझे बहुलक का स्पष्ट पता नहीं चल रहा हो, तो वहां मैं क्या करता हूं? विषमता गुणांक +-3, मतलब -3 से +3 के बीच में हो सकता है। क्यों हो सकता है माइनस? इसलिए क्योंकि यहाँ सामान्यतः मैंने क्या मान्यता ले ली कि यहाँ मेरी विषमता नॉर्मल, तो विषमता जब बहुलक दे रखा है तो x माइनस z होती है, और x बार माइनस z है, तब तो मैंने -1 से +1 ले लिया। यहाँ मुझे स्पष्ट अंतर इनका दिया नहीं है, तो मैं ये मानता हूँ कि समांतर माध्य और बहुलक का अंतर समांतर माध्य और माध्यिका के अंतर का 3 गुना है। कितना है? 3 टाइम्स 3 गुना। 3 गुना है तो ये वही 3 है, रटने की आवश्यकता नहीं है। किताब में लिखा हो ना लिखा हो, अपने को कोई गौर नहीं करना। ये 3 जो आया है ना, ये 3 इसी 3 को बता रहा है। विषमता पढ़ना है किताब में। मैं साथियों फिर कहूँगा, रिकमेंड करता हूँ, या तो आप BL अग्रवाल पढ़िए किताब, या फिर कैलाशनाथ नागर दी बेस्ट है। अगर आप KN नागर मेरठ विश्वविद्यालय में चलती है, मीनाक्षी पब्लिकेशन की है, बहुत बढ़िया बुक है। मैंने SO सिलेक्शन के लिए भी यही पढ़ी, और असिस्टेंट प्रोफेसर में भी स्टैटिस्टिक्स के लिए मैंने यही बुक पढ़ी। मैं आपको यही रिकमेंड करता हूँ। चलिए, ये हो गया हमारा विषमता का गुणांक। अब हमें पता करना हो विषमता का
द्वितीय माप, ये तो प्रथम माप था हमारा। अब हमें द्वितीय माप निकालना है विषमता का। कौन सा माप निकालना है मुझे? सेकंड मेजर। चलिए, ये हो गया विषमता का द्वितीय माप। कौन सा माप? द्वितीय माप। द्वितीय माप आधारित किस पे होता है? प्रथम माप तो आधारित है माध्य का समांतर माध्य बहुलक पे। द्वितीय माप आधारित होता है विभाजन मूल्यों पे। कहने का मतलब Q3, Q1 और मीडियन, इन तीन पे आधारित होता है। तो द्वितीय माप में यदि मेरा Q3 और माध्यिका का अंतर माध्यिका Q1 के अंतर के बराबर है, ये चीज़ क्लियर है। Q3 माइनस एम इज इक्वल टू एम माइनस Q1 है, तो मैं क्या बात करूँगा, वहाँ अगर होता है तो मुझे कोई समस्या नहीं है। पहली बात फिर बोल रहा हूँ, द्वितीय माप इसे बाउले का विषमता गुणांक भी बोलते हैं। पहला कार्ल पियर्सन का, द्वितीय माप विषमता का द्वितीय गुणांक या द्वितीय माप बाउले ने इजाद किया था। बाउले के नाम पे इसे बाउले का विषमता गुणांक भी कहते हैं। फॉर्मूला क्या है इसमें? Q3 माइनस एम जो मेरा है वो किसके बराबर है? यदि m माइनस Q1 के, तब तो विषमता है ही नहीं। मतलब माध्यिका और तीसरे चतुर्थक की दूरी पहले चतुर्थक और माध्यिका की दूरी के बराबर है, तो विषमता नहीं है। ये बराबर है नो स्क्यूनेस, नो स्क्यूनेस, नो विषमता। ठीक है, चलिए, यदि अब मुझे विषमता है, माप करना है, तो फिर Q3 माइनस एम माइनस अंतर ही तो करना है मुझे, ये मुझे अंतर करना है। Q3 माइनस एम माइनस एम माइनस Q1, ये अंतर है। अब ये तो हो गया निरपेक्ष माप। सापेक्ष माप, इसका गुणांक निकालना है तो Q3 माइनस एम माइनस Q1 बटा कर दूंगा Q3 माइनस एम प्लस एम माइनस Q1, ये गुणांक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? गुणांक हो जाएगा विषमता का। बस आप इस मेन फॉर्मूले को याद रखना। हाँ, अगर आप इसे शॉर्ट में करते हैं तो ये फॉर्मूला चेंज होता है। कैसे? Q3 प्लस Q1 माइनस 2m। कैसे? ये माइनस है, इस माइनस को ब्रैकेट को हम खोलते हैं तो ये माइनस m है, जुड़ जाएगा, तो 2 माइनस का 2m हो जाएगा। ये Q3 है ही, कोई दिक्कत नहीं है। तो Q3, अब यहाँ जो मेरा Q3 है और ये Qm जो है, ये Q1 किसका है? माइनस का है Q1। और इस ब्रैकेट को अगर मैंने खोल दिया तो ये माइनस है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो Q3 प्लस Q1 हो जाएगा। Q3 प्लस Q1 माइनस 2m, ये हो जाएगा। ये मेरा द्वितीय माप है, इसी पे आधारित है बाउले पे। ये बाउले का मेरा विषमता गुणांक है। बस ये फॉर्मूला है द्वितीय माप। अब अगर मुझे इसमें थर्ड और निकालना है, बाउले का अगर मुझे तीसरा माप और निकालना है, एक घन विचलन रीति भी होती है जिसे विषमता का तृतीय माप बोलते हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस केवल इतना पढ़ लो, विषमता का पहला माप कार्ल पियर्सन का जो डायरेक्ट माध्यों पर आधारित, दूसरा बाउले का जो किस पर? माध्यिका और विभाजन मूल्यों पर। याद रखना, कई बार पूछा जाता है माध्यिका का वो माप जो 50% एरिया को कवर करता है, 50% पे, ये किस पे आधारित है? कौन सा है वो? बाउले का। क्यों? विभाजन मूल्यों पे। तो Q1 25% पे, Q3 75 पे, तो 25-75 का अंतर 50%। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं अपकिरण और विषमता में अंतर और पढ़ लेते हैं। एक अपकिरण विषमता जो है, इसमें सामान्यतः एक से लग रहे हैं हमें। अपकिरण विषमता में अंतर है। अपकिरण हमें बताती है जो हमारी श्रेणी है, उस श्रेणी के सांख्यिकी माध्य जो है, ये बताता है कि सांख्यिकी माध्य जो लिया है वो उचित प्रतिनिधित्व कर रहा है या नहीं कर रहा। मतलब सांख्यिकी माध्य की विश्वसनीयता जांचनी हो, अपकिरण बताएगा। लेकिन अगर मुझे श्रेणी में आकार रूप में विषमता सम्मितता से हटना देखना है कि भाई वो विषमता है, विषम है या नहीं है, तो मुझे क्या बताएगा? विषमता बताएगी। ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। फिर उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो है, अपकिरण का माप जो है वो सामाजिक आर्थिक समस्याओं के अध्ययन के लिए किया जाता है, माध्य विचलन, प्रमाप विचलन। जबकि विषमता का उपयोग, विषमता गुणांक का जो उपयोग है वो फिजिक्स में, भौतिकी और जीव विज्ञान, बायोलॉजी, जूलॉजी जो हैं उनमें किया जाता है। ये आपको इसका उपयोग पता होना चाहिए। तो मैं इसमें लिख भी रहा हूँ, ये अगर आप देखना चाहें, ये इसको हटा देते हैं भैया। अब चलिए, ये हो गया विषमता का जो उपयोग है। विषमता उपयोग कहाँ किया जाएगा? जीव विज्ञान तथा भौतिकी
भौतिकी, फिजिक्स में किया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए विषमता का उपयोग। ये बहुत है, बस इतना ठीक है। चलिए, उसके बाद ये आज हमने आपको विषमता का पूरा टॉपिक करवा दिया है। प्रश्न इसके बाहर विषमता में नहीं आ सकता। एक क्लास अगर आपने ये ढंग से पढ़ लिया, मेरा लेक्चर ले लिया, यूट्यूब पे पूरा वीडियो देख लिया, नोट्स बना लिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, लास्ट में ब्रीफ कर रहा हूँ। 5-7 क्वेश्चन बनते हैं। नंबर 1 धनात्मक ऋणात्मक विषमता का। धनात्मक विषमता में समांतर माध्य का मूल्य होता है सबसे बड़ा या सबसे छोटा पूछ सकता है, तो धनात्मक में समांतर माध्य सबसे बड़ा। फिर पूछ सकता है उनकी माध्य विचलन, बोलेगा कि अगर तीनों माध्य बराबर है तो विषमता होगी ही नहीं तीनों। अगर समांतर माध्य बड़ा होगा तो धनात्मक होगी, बहुलक बड़ा होगा तो ऋणात्मक होगी। पहला माप माध्यों पर आधारित काल पियर्सन का। दूसरा विचलन जो हमारे हैं माध्य का और विभाजन मूल्यों पर आधारित, धनात्मक ऋणात्मक हो गया। इस प्रकार के इसमें प्रश्न बन सकते हैं केवल। उसके अलावा इसमें इसका उपयोग पूछा जा सकता है, कहाँ उपयोग होता है, माप पूछे जा सकते हैं। दूसरा बहुल्य का, प्रथम काल पियर्सन का, तीसरा घन वाला जो है कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपको पूछे जा सकते हैं। ये चीज़ क्लियर है? चलिए, बस इतना ही है विषमता में, इसके अलावा विषमता में कुछ नहीं है। तो साथियों, कैसा लगा आपको आज हमारा जो ये सेशन था, आज हमारी क्लास थी? ज़रूर आप आपका जो सहयोग है वो मेरे साथ साझा करें। आपके एक्सपीरियंस, यदि आपके कुछ सजेशन हैं कि हम और बेहतर क्या कर सकते हैं इसमें, कैसे हम अपने इस क्लास को और इफेक्टिव बना सकते हैं, आप लोगों के लिए स्टडी ओरिएंटेड या यूँ कहीं एग्ज़ाम ओरिएंटेड इसको बनाया जा सकता है, कुछ अगर आप लोगों के सजेशन हो तो प्लीज़ यू कैन प्रोवाइड मी। आपके जो सुझाव हैं वो स्वागत योग्य हैं। धन्यवाद साथियों, बने रहिए हमारे साथ। आज की इस क्लास में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास अब हम बात करेंगे विषमता के बाद हम जो हमारे केंद्रीय परिघात हैं, मोमेंट्स जो हैं, केंद्रीय परिघात सेंट्रल मोमेंट्स, उसके अलावा कर्टोसिस जो है, जो हमारा प्रतिशिष्टत्व के माप है, ये दो भी हमें नुकीलेपन, चपटेपन, वो बहुत क्योंकि उन्हीं पे आगे आधारित है, वो भी बहुत ज़रूरी है। उनका अध्ययन हम नेक्स्ट क्लास जो हमारी है फाइनल, उसमें करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।